स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोगों का संकल्प बैच चल रहा था, संकल्प बैच में बीच में लगभग 1 महीने तक आपकी क्लास बंद रही और उस बीच में नोट्स का काम चलता रहा। तो संकल्प बैच में जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था, 1 मिनट बात करेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। उस समय हम लोग बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, हमने अध्ययन कर लिया था। आपको ज्ञात होगा हमने पूरी कोशिका के एक एक पार्ट को पूरा डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग जंतु जगत के बारे में स्टार्ट किया था, लेकिन उसके पहले हम 5 जगत सिस्टम क्लासिफिकेशन आपको बता रहे थे और उसी के बाद से ही यह क्लास आपकी बंद हो गई। बंद नहीं हुई बल्कि कुछ समस्या के चलते क्लास रुकी हुई थी और इस क्लास को फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है। अब ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है और यहां से आपकी क्लास लगातार आगे की दिशा में बढ़ती रहेगी। हम लोग आ गए थे जंतु जगत में और जंतु जगत में हमको पढ़ना था। हमने आपको वहां पे ऐसे कुछ बताया था, आपको याद हो शायद। तो वो इस प्रकार से हम लोग कुछ पढ़े थे, मैं आपको बता रहा हूं, 1 सेकंड रुकिए। जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, जीवों को हमने बांटा था। तो ऐसे हमने बांटा था कि यहाँ पे एक सजीव होते हैं और सजीव या जीव जिसे हम कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इन्हें हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था कितने भागों में? 2 भागों में, याद होगा आपको। और यहां पे हमने कहा था कि ये कोशिका के स्तर पे, किस स्तर पे? कोशिकीय स्तर पे 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला स्तर इनका था कोशिका स्तर पे, और जो हमने कोशिका स्तर पे बांटा था तो इन्हें हमने रखा था प्रोकैरियोटिक। किसको? प्रोकैरियोटिक को। और प्रोकैरियोटिक के बाद इस तरफ हमने रखा था यूकैरियोटिक को। किसको रखा था? यूकैरियोटिक को, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सुकेंद्र की। और ठीक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक में आपको हमने आपसे बताया था कि प्रोकैरियोटिक में जो जीवों का जगत आता है, एक जगत आता है जिस लोगों को हम लोग कहते हैं मोनेरा जगत। ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, मोनेरा जगत। उसके बाद हमने आपसे कहा कि यूकैरियोट को हमने बांट दिया कितने भागों में? 2 भागों में। किसके बिहाफ पे? एक कोशिकीय स्तर पे और बहुकोशिकीय स्तर पे। जब हम एक कोशिकी की बात कर रहे थे तो एक कोशिकीय जीव जिसमें कि एक ही कोशिका पाई जाती थी, और दूसरे हम लोग बात कर रहे थे बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, यानी एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती थी। उन्हें हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते थे। इसी स्तर पे हम लोग बांटे थे। और जब हम लोग बहुकोशिकीय जीवों की बात की तो बहुकोशिकीय जीवों में, 1 सेकंड, बहुकोशिकीय जीवों की जो हम बात कर रहे थे, चलिए बाद में सेट कराएंगे, थोड़ा सा तिरछा है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक जगत आता है, और जो जगत होता है आपका दूसरा जगत, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा, याद होगा। और इस प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं, जिसमें आपका प्रोकैरियोट, जितने आपके यूकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि एक अपवाद है ईस्ट। ईस्ट मतलब खमीर, एक अपवाद है। यह एक कोशिकीय है लेकिन एक कवक जगत में रखा गया है। ठीक, क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय है लेकिन एक कहां पे रखा गया? शैवाल में रखा गया, यानी थैलोफाइटा में रखा गया, प्लांटी में। तो कहीं ना कहीं कुछ अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को यहां पे रख दिया गया प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। तो प्रोटिस्टा हो गया नंबर। उसके बाद हमारे पास था बहुकोशिकीय जीवों को, हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। बहुकोशिकीय जीवों को हमने बांट दिया था कितने भागों में? 2 भागों में। किसके बिहाफ पे? याद करिए, परपोषी और स्वपोषी के स्तर पे, यानी भोजन बनाने के स्तर पे कौन भोजन बना पाता है और कौन भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। तो जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम लोग परपोषी कहे थे, याद होगा। जो अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं रखते, हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। लेकिन ऐसे प्राणी जो अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जब हम लोग परपोषी की बात किए थे तो परपोषी में 2 प्रकार के प्राणी आपको देखने को मिल गए थे। एक प्राणी आपको मिल गया था जगत, तीसरा जो था एक ऐसा था बहुकोशिकीय था, और बहुकोशिकीय होने के साथ ही साथ परपोषी था। तो बहुकोशिकीय और परपोषी जीव था, और इसका नाम क्या था? कवक जगत। कौन था? तो कवक जगत आ गया था यहाँ पे आपका, कवक जगत।
और इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे यहाँ पे परपोषी था, बहुकोश की परपोषी जीव था, और इसमें एक पादप था, एक ऐसा था पादप था, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती थी। ठीक, लेकिन यह कोशिका भित्ति रहित, यानी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, तो कोशिका भित्ति रहित प्राणी पाया जाएगा जो कि बहुकोशिकीय होगा। कोशिका भित्ति रहित जिसमें क्या नहीं पाया जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। और यहां पे आ जाता है कौन सा, जंतु जगत। कौन सा आ जाता है, जंतु जगत। और यहां पे अगर हम बात कर लें तो स्वपोषी यूकैरियोटिक बहुकोश की स्वपोषी प्राणी के अंतर्गत आपका जगत पादप आ गया था। और जगत पादप में हम लोगों ने चर्चा किया था सभी पादप के, ए हो गया पांचवा जगत, फोर्थ जगत, और ए हो गया फिफ्थ जगत। यानी पूरे ऑर्गेनिज्म को आर्यच व्हिटेकर के अनुसार अगर हम बात करें तो आर्यच व्हिटेकर के अनुसार 1969 के उनके क्लासिफिकेशन में, आर्यच व्हिटेकर के 1969 के क्लासिफिकेशन में पूरे जीवों को बांट दिया गया था कितने भागों में, 5 जगत में। और इन 5 जगत का नाम कुछ इस प्रकार से है जिनको एक स्तर के रूप में बांटा गया था। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हमने पिछले क्लास में आपकी कर ली थी जब संकल्प बैच यहां से रुक गया था। इसके बाद और हमने कुछ चर्चा की थी जहां से संकल्प बैच का आपका वीडियो जाना रुक गया और उसके बाद लगातार नोट्स पे काम होने लगे। कभी बाद में चर्चा करेंगे कि किस कारण से रुका हुआ था। तो हम लोग आ जाएं। और उसके बाद हमने आपको 5 जगत के बारे में कुछ बताया था जिसमें हमने आपसे कहा था 5 जगत जो क्लासिफिकेशन है, इस 5 जगत के क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार से प्राणियों का अलग अलग क्रम पाया जाता है। अगर हम लोग मोनेरा की बात करें तो कोशिका स्तर उसका क्या होगा, यहीं पे देख लीजिए। देखिए मोनेरा का अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा का कोशिका स्तर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। अगर वहीं पे हम बात करें प्रोटिस्टा की तो इसका कोशिका स्तर यूकैरियोटिक होगा। कवक की बात करें कोशिका स्तर यूकैरियोटिक होगा। जंतु की बात करें कोशिका स्तर यूकैरियोटिक होगा। जबकि पादप की बात करें तो कोशिका स्तर यूकैरियोटिक होगा। यानी अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो प्रोकैरियोट को छोड़ करके बाकी 4 जो हमारे जगत हैं ये जगत किससे हैं, यूकैरियोट के हैं। जबकि एक जगत जो हमारा है वह जगत किसका है, प्रोकैरियोट का है, और वो कौन सा है, मोनेरा जगत। पहला प्रश्न आपका यहीं पे। अब बात आती है कोशिका स्तर की। ठीक, परपोषी स्वपोषी के स्तर पर देख लीजिए। पहले देखिए एक कोश की, बहुकोश की। अब बात आती है एक कोश की कहां जाएंगे, बहुकोश की कहां जाएंगे। एक कोश की प्राणी आपका प्रोटिस्टा हो जाता है और बहुकोश की प्राणी आपके कौन हो जाते हैं, 3 जो बचते हैं, कवक, जंतु और पादप, ये कैसे हो जाते हैं, बहुकोश के हो जाते हैं। एक साधारण सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कोशिका भित्ति, क्या पूछा जाए, सेलवाल के बारे में, सेलवाल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, साधारण सा मैटर है कि आप कहेंगे कि यहां पे कोशिका भित्ति पाई जाएगी, क्या होगी, पाई जाएगी, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि ये सेलुलोज की नहीं बनी होगी। पाई तो जाएगी लेकिन सेलुलोज की क्या होगी, नहीं बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती। किससे, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती। ठीक, तो सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति कहां पे पाई जाती है, यहां पे। ठीक, अब नंबर 2 पे आते हैं। अगर यहां की बात करें प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाता, कुछ में नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें कवक में तो यहां काइटिन की बनी हुई पाई जाती, किसकी, काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है, आपके कवक जगत में। क्लियर हुआ, कवक जगत में काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति। वहीं पे यहां पे देख रहे हैं तो मोनेरा में सेलुलोज की नहीं पाई जाती, तो किसकी बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती। वहीं पे अगर हम जंतु पादप कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, सेलुलोज की बनी होती। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती। और वहीं पे अगर हम जंतु की बात करें तो यहाँ पे कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है और यहाँ पे कोशिका भित्ति एब्सेंट होती। अब नंबर आप अगर आ जाए इस पे केंद्रक की बात कर लें तो आप साधारण सी बात है, सभी कोशिका पढ़ चुके हैं, मेरे ही साथ पढ़े बहुत सारे लोग, तो आप सबको पता है कि अगर मोनेरा है तो प्रोकैरियोटिक है तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, क्योंकि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव होता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस के जो प्राणी होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट कहते हैं। और प्रोकैरियोट में मोनेरा जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इवन कोशिका अंगक भी कोई नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ
कोशिकांगक जैसे कि राइबोसोम है, न्यूक्लियर क्या है, इंक्लूजन बॉडी है, तो ये सभी पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर इसमें आ जाए तो सब में केंद्रक पाए जाएंगे। केंद्रक तो यहाँ पे अनुपस्थित है, बाकी सब में क्या है, उपस्थित है। उसके साथ ही साथ एक बात और हम लोग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, किस में नहीं होता है। जो स्वपोषी होंगे ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक, यानी अपना भोजन बना लेंगे। वहीं पे मोनेरा भी अपना भोजन बना लेता है, स्वपोषी भी होता है, परपोषी भी होता है, रसायन पोषी भी होता है। हमने नोट्स में आपको बताया था, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, रसायन पोषी क्या होता है, बताएंगे आपको एक एक करके कैसे होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें स्वपोषी कुछ आते हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेटा है। डायनोफ्लैजिलेटा क्या होता है, स्वपोषी होता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाता प्रोटिस्टा में यूग्लिना है, स्वपोषी होता है। जब सूरज की रोशनी प्रेजेंट होती है तो सूरज के प्रकाश में क्या करता है, स्वपोषी जैसा व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही सूरज का प्रकाश अनुपस्थित हो जाता है, परपोषी जैसा व्यवहार करने लगता है। यही कारण है कि यूग्लिना को क्या कहा जाता है, यूग्लिना को जल्दी बताइए, पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। ठीक, योजक कड़ी वाला हमने आपसे करवाया है, योजक कड़ी का हमने एक वीडियो करवाया डबल डोज में, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो डबल डोज की एक श्रृंखला है। डबल डोज की एक श्रृंखला में हमने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, जिसमें हमने सभी ग्रुप के कनेक्टिंग लिंक को करवा दिया। हालांकि उसे बूस्टर डोज में हम रिपीट कराएंगे, और लेकिन वहां पे आप एक बार पढ़ लीजिए। तो बूस्टर डोज में हम आपको उसको फिर से करवाने वाले हैं। सभी कनेक्टिंग लिंक, हर एक जगत के बीच का कनेक्टिंग लिंक आपसे पूछा जाता है। हालांकि कुछ हाईलाइट हैं, जैसे आर्क्योप्टेरिक्स है, किसके बीच में पाया जाता है, रेप्टिलिया और एप्स के बीच में, तो उसे पूछा जाता है। कुछ क्लास के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, वह भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग बूस्टर डोज या डबल डोज में कर चुके हैं। डबल डोज में पिछले साल का वीडियो है 2021 का, जिसमें बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं हम लोग लगभग 22 से 23 श्रृंखलाएं किए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे थे, और उन्हीं डबल डोज में से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गए थे। इस बार आपका बूस्टर डोज करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन वाला पैटर्न कर रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन कुछ जीवों का हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे कुछ जीवों का पढ़ना है। तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए जो है कि ओविलिया का क्लास कौन सा है, ओविलिया किस आर्डर में आता है। ठीक है, अब ओविलिया तो आपके सिलेबस में रखा गया है, और तो वहां पे आप जाकर के एक क्लू नहीं दे सकते भाई ओविलिया नहीं, वो इसका क्लास ऑर्डर नहीं, आपके सिलेबस में, तो आपको तो याद करना पड़ेगा। वहीं पर आपसे जैसे बॉटनी में पूछा जाता है कि मान लीजिए जो ब्रिंजल है, बैगन है, बैगन किस फैमिली में आता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वहीं पे गेहूं के बारे में पूछा जाता है, वायरस में पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रश्न कि यह रोग किसकी वजह से क्रिएट काज होता है, और वहां पे 4 जीनस के नाम दे देते हैं, एक स्पीसीज का नाम देता है। तो ये सभी चीजें जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम लोग बूस्टर डोज में करेंगे, क्योंकि कम समय ज्यादा काम, ये उसका लक्ष्य होता है। बूस्टर डोज में हम लोग 10 से 15 मिनट में 10 से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। आप जरूर उसे देखा करें, आपको लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। रिपीटेशन के प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ये आप उद्देश्य बना के चलिए कि ना रिपीट के प्रश्न गलत होने देंगे, ना इंटर लेवल तक आने वाला प्रश्न गलत होने देंगे। ठीक है, अगर आप इतना मेंटेन कर लिए तो आपका स्कोर 110 112 से कम नहीं होगा, और 110 112 स्कोर जाने का मतलब, क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप शिक्षक बनेंगे। इसके बाद आपको हमने बताया था कि एलटी की वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, एक वीडियो में हमने डिटेल में बताया, आप जरूर देखिए उसे, तो वहां पे आप चीजें समझ पाएंगे। इसे आपने समझ लिया होगा। हम लोग जिस टॉपिक पे आ गए थे, हमको पढ़ना था जंतु जगत का वर्गीकरण। पिछले क्लास यहीं पे छूट गई थी संकल्प बैच की। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चूंकि ये हम पढ़ चुके थे इसलिए हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, और वहां पे बड़ा डिटेल वीडियो था, इसमें टाइम टेकन वीडियो था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज जंतु के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करते हैं। आपका साथ और सबका विकास ये आवश्यकता है। आप साथ साथ चलेंगे तो आपका भी विकास होगा, आने वाले लोगों का भी विकास होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक क्रम बना रहता है, तो मिलजुल करके हम लोग अच्छा कर पाएंगे। एक प्रश्नों की श्रृंखला भी स्टार्ट हो गई, जिसमें हमने जंतु जगत का सभी प्रश्न आपको करवा दिए हैं। उसके बाद दूसरा हमने आपके साथ करवा दिया था, किसको आप बताएंगे, तो आपके साथ हमने डिस्कस कर दिया था कोशिका विभाजन के सभी प्रश्न हमने करवा दिए थे।
तीसरी टॉपिक जो हमारे सिलेबस में रखी गई वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कल मिलेंगे, क्योंकि उसका टर्न होता है थर्सडे को। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आता है, तो कल उसका टर्न आएगा, यानी थर्सडे को आपको, हमको लगता है 300 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला कल आपको मिलेगी, जो कि हिंदी में है। तो आप उसे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जेनेटिक्स के अभी तक आए हुए सभी प्रश्न और साथ में कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न सबको जोड़ करके कल आपको दिया जाएगा, जिसे आप देख लीजिए। प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आज हम लोग परिचय करने चल रहे हैं किसका, जल्दी बता दीजिए। जंतु जगत का। जंतु जगत। और जंतु जगत में आप जानते हैं आपकी एनसीईआरटी में जो जंतु जगत का क्लासिफिकेशन दिया गया है, पहले हम लोग एक नजर उस पर डालते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड चीजों को भी समझेंगे। पहले बेसिक चीज समझिए जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया। ये एनसीईआरटी में जंतु जगत को ऐसे बांट दिया गया, इसको लिखा कि जंतु जगत, ठीक है, या इसी को लिखा गया जगत एनिमेलिया, ठीक है। इसी को क्या लिखा गया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। और इसके बाद इसको डिवाइड किया गया है कितने भागों में, 2 भागों में। एक को डिवाइड कर दिया गया है सेलुलर लेवल में, किसमें, कोशिकीय स्तर में, कोशिकीय स्तर में, और जिसे हम लोग कहते हैं सेलुलर लेवल। और दूसरे को डिवाइड किया गया है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल में, जिसे हम लोग कहते हैं ऊतक, ठीक, अंग तंत्र स्तर में। समझ गए, अंग तंत्र स्तर में डिवाइड कर दिया गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है। आप जानते हैं कि जब जीवों का वर्गीकरण शुरू हुआ तो जीवों के वर्गीकरण में 2 प्रकार से जीव बने। एक तो कोशिकीय स्तर के बने, यहां देखिए, एक होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्तर के। प्रोटोप्लाज्मिक, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक। प्रोटोप्लाज्मिक स्तर में आपका आ जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है, या प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं, या ये कह दीजिए जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, उनका जो स्तर है वो कैसा है, प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं इनका स्तर होता है प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, हमने कोशिका में आपसे बताया था कि जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाए तो उन्हें हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी में इन्हें हम लोग ये कह सकते हैं कि जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया आपके इसी एग्जाम में पूछा गया है कि जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है, और 4 उसमें ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, जिसमें डायनोफ्लैजिलेटा का नाम दिया गया। ऑप्शन आप देखेंगे, हमको लगता है 2016 या नहीं 16 नहीं 2014 या 15 वाले पेपर में पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का संगठन पाया जाता है। 4 उसमें ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में जब आप आगे देखेंगे तो उसमें एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, और वो है डायनोफ्लैजिलेटा। जैसे डायनोफ्लैजिलेटा जाएंगे आप उसको क्राइसोफाइटा में अंतर्गत आता है ना डायनोफ्लैजिलेटा, उस पर आप टिक कर देते हैं और आपका आंसर सही हो जाता है। उसमें बताया गया कि जीवों का डेवलपमेंट प्रोटोप्लाज्मा के बेसिस पे होता है, इसी कारण से हम इसे प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यह क्वेश्चन आप 2 जगह पढ़ते हैं, एक तो आप अपने जनरल क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, साथ में इवोल्यूशन वाला चैप्टर जब क्लास 12 का हम लोग शुरू करने वाले हैं, इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्लास 12 के इवोल्यूशन वाले चैप्टर में डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आप पढ़ेंगे जीवों का विकास, उद्विकास कैसे हुआ, तो वहां पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्मिक स्तर आया, एक कोशिकीय स्तर आया, ठीक है, उसके बाद बहुकोशिकीय स्तर आए, फिर ऊतक स्तर आए, फिर अंग स्तर आए, फिर अंगतंत्र स्तर के प्राणी आए, और ऐसे विकसित होते होते हम मनुष्य आ गए, जो होमो इरेक्टस से होते और पीछे थे निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। उसके बाद आज हम लोग होमो सेपियंस की श्रेणी में आ गए। मनुष्य का डेवलपमेंट वहां पे आएगा, तो वहां पे भी पढ़ेंगे। यानी ये 2 जगह रिपीट होता है, चूंकि 2 जगह रिपीट होता है तो इसलिए इसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं कोशिकीय स्तर में। तो कोशिकीय स्तर आप देखें कि एक कोशिकी तो खत्म हो चुका, एक कोशिकी कहां खत्म हो गया, प्रोटिस्टा में। बचा कौन, बहुकोशिकी। तो यहां पर आप कहेंगे मल्टी सेलुलर कहिए या बहुकोशिकी कहिए, कौन होंगे, बहुकोशिकी प्राणी होंगे। और बहुकोशिकी प्राणी के अंतर्गत, या इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। कौन, क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। थोड़ा सा आपको वर्टिकल दिख रहा होगा लेटर,
हालांकि यहाँ पे सीधा लिखा जा रहा है, लेकिन वो मोबाइल के सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कैमरा जहां सेट हुआ है, तो उसे अगले वीडियो से सही कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको छेड़छाड़ करेंगे तो क्लास नहीं पूरी हो पाएगी। तो ये हो गया बहुकोष के स्तर का। बहुकोष के स्तर में एक ही संघ आता है, और वो संघ आता है, संघ आपका होता है पोरीफेरा। आप जानते हैं, आपको मैंने ये भी बताया था कि जीवों को उनके कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि किंगडम होता है, याद करिए, किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम होता है, फाइलम को हम लोग संघ कहते हैं, किंगडम को जगत कहते हैं, फाइलम को संघ कहा जाता है। और ये सिर्फ एनिमल जगत में यूज होता है, यानी जंतु जगत में। पादप में इसी फाइलम के इक्विवेलेंट कौन होता है? डिवीजन होता है। कौन होता है? इक्विवेलेंट डिवीजन होता है। आपको बताया गया था, आपको याद होगा शायद। ठीक, तो किंगडम हो गए, फाइलम हो गए, मतलब फाइलम के बाद आ जाता है क्लास होता है, क्लास के बाद क्या होता है? आर्डर होता है, आर्डर के बाद क्या होता है? फैमिली होता है, फैमिली के बाद क्या होता है? जीनस होता है, और जीनस के बाद स्पीसीज होते हैं। याद आ गया? तो ये 7 सोपान होते थे, जिन सोपानों में हम जीवों को बांटते थे। उसमें हमने आपसे बताया था, हम भी एक सोपान है, धान भी एक सोपान है, गेहूं भी एक सोपान है, ठीक है, मक्का भी एक सोपान है, और यहाँ पे जो मकड़ी दिख रही है ये भी एक सोपान है, छिपकली है वो भी एक सोपान है। यानी हर एक प्राणी अपने आप में सोपान है, टेक्सा है, और ये जो ग्रुप बना हुआ है ये भी एक टेक्सान है, सोपान है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं संघ की। किसकी बात कर रहे हैं? संघ की। तो संघ कौन सा हो गया? बहुकोष की प्राणी का एक संघ हो गया, जिस संघ को हम लोग पोरीफेरा कहते हैं। और इसका संगठन कैसा होगा? कोशिकीय स्तर का होगा। इसका संगठन कैसे होगा? यहाँ प्रोटोप्लाज्मिक स्तर खत्म हो चुका है, इसका संघ होगा कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार का संगठन पाया जाएगा, तो आप कहेंगे सेलुलर लेवल का संगठन पाया जाता है, यानी कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। किसके बीच में? तो आप कहेंगे जितने भी पोरीफेरा संघ के मेंबर होंगे उनमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इस तरफ आते हैं ऊतक, अंग और अंगतंत्र स्तर में। जब देखिए यहां पे हम आ जाएंगे, तो इसको हमने बांट दिया 2 भागों में। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से भाग थे। तो आप कहेंगे इन्हें हम लोग बांट दिए थे रेडियल सिमेट्री में और बाइलेटरल सिमेट्री में। यानी हिंदी में अगर बोले तो इन्हें कहा जाता है आर्य सममिति, और वहीं पे यहां पे द्विपार्श्व सममिति, पार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, आर्य सममिति और द्विपार्श्व सममिति। बता रहे हैं क्या होता है अंतर। आर्य सममिति को हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री और सिमेट्री। वहीं पे अगर यहां पर आ जाए तो इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल और सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर? अब इधर देखिए, रेडियल सिमेट्री का अर्थ क्या होता है, इसको इरेज कर दें, ध्यान से सुनिएगा। रेडियल सिमेट्री का अर्थ होता है कि जब किसी जीव को हम डिवाइड करें, लेकिन उसका एक्सिस जो हो ऐसी जगह हो कि उसे अलग अलग सेक्शन से कहीं से काटें, 2 बराबर भागों में बट जाए। जैसे यहां पर देखिए, सपोज करते हैं कि एक प्राणी है, कोई प्राणी मान लेते हैं, हमने ऐसे मान लिया कि ये कोई प्राणी है। ठीक, इस प्राणी को हमको डिवाइड करना था, हमने यहां से एक एक्सिस डाला और ये प्राणी 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर है? दिख रहा है? वहीं पे इसी प्राणी को दूसरा सेक्शन हम अगर काटें, तो ये प्राणी था और इसको हमने ऐसे काटा, तब भी ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। क्लियर? वहीं पे इसी ऑर्गेनिज को अगर हमने डिवाइड किया, ये ऑर्गेनिज वही है, हमने ऐसे डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये भी कितने भागों में डिवाइड हो गया? 2 भागों में। यानी इसे लॉन्गिट्यूडनल काटा जाए, वर्टिकल काटा जाए, टीएस काटा जाए, वीएस काटा जाए, किसी तरह से आप काटें, यह ऑर्गेनिज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, किसी भी एक्सिस से काटें, तो ऐसे ऑर्गेनिज को हम लोग क्या कहते हैं? आर्य सममित कहते हैं। आर्य सममित के प्राणी कहे जाते हैं। बात क्लियर है? लेकिन अगर किसी प्राणी को हम काटें, ठीक, और वह प्राणी कटेगा तो, लेकिन सिर्फ लेफ्ट और राइट आएगा, यानी राइट और लेफ्ट में डिवाइड होगा, तो ऐसे प्राणी को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे प्राणी को स्वतः हम लोग कहते हैं द्विपार्श्व सममित, यानी जिसके शरीर में 2 हिस्से मिलकर के बनते हैं, एक दायां हिस्सा होता है और एक बायां हिस्सा होता है, दोनों हिस्से मिलकर के उसके शरीर का निर्माण करते हैं, उस प्राणी के जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक, ये दिखाई पड़ रहा, तो द्विपार्श्व सममित का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इधर आ जाइए,
इसके बाद आ जाएंगे अरिसम्मित के प्राणी आपसे पूछे जाते हैं। मैं इधर का इरेज कर दूं ताकि इधर हम लिख पाए। तो अरिसम्मित के प्राणी में एक यहाँ पे आपका आ गया था, एक सेकेंड, एक इसका जो संघ आ गया था, इस संघ को हमने कहा था पोरीफेरा। क्या कहा था? पोरीफेरा। एक संघ यहाँ पे आपका हो गया पोरीफेरा। ठीक, अब इधर आते हैं। अरिसम्मित के अगर प्राणी को हम ले तो इन्हें बांट दिया गया किसमें, और इनका जो संगठन होता है कैसा होता है? इनका संगठन होता है इस प्रकार से कि ऊतक स्तर का। इनका संगठन कैसा होता है? ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है अरिसम्मित में ज्यादातर। तो इसमें दो प्राणी आ जाते हैं, एक संघ आ जाते हैं। एक को हम लोग सिलेंट्रेटा कहते हैं, इंग्लिश में कुछ लोग कोलेंट्रेटा पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेंट्रेटा कहते हैं। और दूसरे का नाम होता है टीनोफोरा, या हम लोग टीनोफोरा कहते हैं, सी से लिखा जाता है तो टीनोफोरा, टीनोफोरा। इन दोनों में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। कैसा संगठन पाया जाता है? ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। और प्राणी कैसे होते हैं? प्राणी होते हैं अरिसम्मित के। ठीक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे वहां पे प्रश्न दे दिया जाएगा, बाइपिनेरिया दे दिया जाएगा, या ऐसे सीधे सीधे पूछा जाएगा बाइपिनेरिया लार्वा किसका, आप कमेंट करके बताइएगा। आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके लार्वा में द्वैपार्श्वसम्मित पाई जाती है, जबकि जो एडल्ट होते हैं उसमें अरिसम्मित पाई जाती है। फिर से सुनिएगा, वह ऐसा कौन सा संघ है जिस संघ के लार्वा में द्वैपार्श्वसम्मित पाई जाती है, जबकि उसके बच्चे में या उसके लार्वा में, उसके एडल्ट में, युवावस्था में, उसी प्राणी में द्वैपार्श्वसम्मित अरिसम्मित पाई जाएगी। फिर से सुनिए, बचपन में क्या होगा? बचपन में यानी लार्वा कंडीशन में उसमें पाया जाता है द्वैपार्श्वसम्मित यानी बाइलेटरल सिमेट्री। क्या पाई जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री। और जैसे ही वो एडल्ट होगा यानी युवावस्था में आएगा, एडल्ट होगा, युवावस्था में आ गया एडल्ट में, तो उसमें क्या पाया जाएगा? अरिसम्मित, यानी उल्टा हो रहा है। ध्यान से देखें तो उल्टा हो रहा है, जब जो होना चाहिए था उस विकास के क्रम में नहीं है। और यह लक्षण है किसका? जल्दी बताइए। इकाइनोडर्मेटा का। किसका लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा का। तो याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, लार्वा में कैसे पाए जाते हैं? लार्वा में द्वैपार्श्वसम्मित होती है, और जो उसका बच्चा मतलब एडल्ट होता है उसमें कैसे सम्मित पाई जाती है? उसमें अरिसम्मित पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जो द्वैपार्श्वसम्मित के प्राणी हैं इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से भाग है मैं बता रहा हूं। पहला भाग है उनका जो है उसे हम लोग कहते हैं सिलोमेट और एसिलोमेट। कभी बताएंगे, हमने आपको बताया था, फिर से बताएंगे। सिलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी, शरीर के इंटरनल ऑर्गन में जो कैविटी पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है उसे हम लोग सिलोमेट कहते हैं, और जिसमें नहीं पाई जाती उसे एसिलोमेट कहते हैं, यानी अगुही प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगुही प्राणी कहते हैं। और अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो एसिलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिलोमेट प्राणी। और ये सिलोमेट प्राणी जो होते हैं एक किसका काम करते हैं आप बताइए। इसमें एक ही जगत आता है, याद रखिएगा, एक ही जगत आता है, उसका नाम है प्लेटेहेल्मिन्थीज। क्या नाम है? तो 4 नंबर पे आपका संघ हो जाता है, इसका नाम होता है प्लेटेहेल्मिन्थीज, ठीक, प्लेटेहेल्मिन्थीज। इसी में आपका लीबर फ्लूक आता है, टीनिया सेजिनेटा आता है, टीनिया सोलियम आते हैं। ठीक, पढ़ेंगे, मिलेगा लीबर फ्लूक, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? फैसियोला हिपेटिका कहते हैं। फैसियोला हिपेटिका आपका मेजर क्वेश्चन में आता है। इसमें कई लार्वा पाए जाते हैं। कौन कौन से? मेटा सर्केरिया, रेडिया लार्वा पाए जाते हैं ना। तो इनके लार्वा भी खूब पूछे जाते हैं। हमने लार्वा भी आपको कराना है, उसमें क्या नाम है? बूस्टर डोज में करवाएंगे हम लार्वा आपको। और साथ में इसका खूब पूछा जाता है दबा करके, यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं, जैसे टीनिया सेजिनेटा से और टीनिया सोलियम से प्रश्न आते हैं। हमने नोट्स में डाला है, आप जरूर नोट्स देखिएगा तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। ठीक, नंबर 2 पे कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके बॉडी में सिलोम बनता नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि सिलोम है। ऐसे प्राणी को हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, यानी कूट अगुही। कूट मतलब होता है झूठा, कूट गुही, गुही मतलब होता है सिलोमेट। कैसे? गुही। तो इसे हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। और स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कि ऐसे प्राणी में
सिलोम बनता नहीं है लेकिन सिलोम जैसा लगता है, तो ऐसे प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं। और पांचवा जगत आ जाता है, पांचवा संघ आ जाता है, और फिफ्थ संघ का नंबर होता है आपका, जल्दी बता दीजिए, इसे कहते हैं एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज। और आपको पता है एस्केलमेंथीज में कई ऐसे प्राणी होते हैं जो आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण है। जैसे इसी में आपका एस्केलमेंथीज में एक प्राणी आता है जिसका नाम होता है बाउचेरिया बैंक्राफ्टी। याद है? बाउचेरिया बैंक्राफ्टी से क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे इससे हो जाता है एक रोग जिसका नाम होता है फाइलेरियल वार्म। इन्हीं को फाइलेरियल वार्म कहते हैं। एलिफेंटियासिस नामक रोग हो जाता है, हाथी पांव डिजीज कहते हैं, हो जाता है। किस में आता है ये? इसी में आता है, स्यूडोसिलोमेट के अंतर्गत आता है और आता है एस्केलमेंथीज कहलाता है। ठीक है, इसी संघ का प्राणी। इसी में आपका एक और जीव आता है जिसे चूनाक्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं? चूनाक्रिम कहते हैं। छोटे बच्चों के एनएस में पड़ जाता है चूनाक्रिम, तो वो भी आते हैं एस्केलमेंथीज के अंतर्गत। अगला आपका है जो है उसका नाम क्या होता है? सिलोमेट। यहां से सभी सिलोमेट यानी कैसे हो जाते हैं, जिनके बॉडी कैविटी पाई जाती है, बॉडी में खाली स्थान पाए जाते हैं, इनमें आ जाते हैं, गट वाल में खाली स्थान पाए जाएंगे, उन्हें सिलोमेट कहते हैं। और यह सिलोमेट कितने प्रकार के हो जाते हैं, आपके अलग अलग संघ आ जाते हैं। अगर इनके संघ का नाम लिखें आप तो एनेलिडा हो जाता है। क्या हो जाता है? एनेलिडा। ठीक, एनेलिडा के बाद आ जाता है आपका कौन सा? एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। कौन आ जाएंगे? आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद आपका आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आ जाता है? मोलस्का। कौन हो जाता है? मोलस्का। और उसके बाद हेमिकार्डेट, हेमिकार्डेटा। और 10th पे कौन आ जाता है? कार्डेटा। सॉरी, यहां पे इकाइनोडर्मेटा छूट गया भाई, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और उसके बाद आ जाते हैं क्या कहते हैं? हेमिकार्डेट, हेमिकार्डेट। और 11th नंबर पे आ जाता है कार्डेटा। ठीक, तो इस प्रकार से जीवों का संगठन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया, कुछ इस प्रकार से दिया गया और इसे आप पढ़े भी हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि हमने जो चीजें सीखी ये चीजें बड़ी बेसिक नेचर की हैं, लेकिन बेसिक नेचर को ही पढ़ करके हम स्टैंडर्ड लेवल पर चलेंगे। यहां से बेसिक को हम मेंटेन करते हुए स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। अब थोड़ी सी चीजें और हैं जो आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है, इसको देख लेते हैं। कार्डेटा का वर्गीकरण आगे किया गया क्लास लेवल तक। सिलेबस में भी आपका कुछ ऐसे ही रखा गया। कार्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लास लेवल तक किया गया है। और आपसे प्रश्न पूछा गया, कुछ आर्गेन रखे गए आपके सिलेबस में। कोलंबा रखा गया, मतलब कबूतर रखा गया। तो कबूतर के क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीशीज तक आपको जाना है। आपको जो है पढ़ना है रैबिट, पढ़ना है रैबिट के क्लास, आर्डर, जीनस तक जाना है। ह्यूमन बीइंग पढ़ना ही पढ़ना है तो उसके क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीशीज तक जाना है। तो हम क्लास लेवल तक अभी बढ़ेंगे और किसमें बढ़ेंगे? कार्डेटा के क्लास लेवल तक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमने देखा कि टोटल 11 संघ हैं और इन 11 संघों में जीवों को बांट दिया गया है। अब हम एक संघ का थोड़ा सा विस्तार करने चल रहे हैं और वह संघ है कार्डेटा। ठीक है, बाकी सबका विस्तार पढ़ेंगे, सबका क्लासिफिकेशन कंप्लीट पढ़ेंगे। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कल पोरीफेरा का पूरा लक्षण पढ़ेंगे, पोरीफेरा का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, आर्डर लेवल तक का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद पोरीफेरा का जो है क्या देखेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, कुछ जीवों के नाम और उपनाम देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कम से कम 10-20 क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद एक क्लास कल की आपकी ओवर होगी। आज की क्लास सिर्फ कार्डेटा के क्लासिफिकेशन के साथ ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इसको हम देखें। और आज जो आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही, कल उसको हम कोशिश करेंगे कि वो खत्म हो जाएगा, वो प्रॉब्लम कल तक नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं संघ कार्डेटा पे। संघ कार्डेटा की अगर हम बात करें तो संघ कार्डेटा का जो प्राणी होता है, इसका जो इसको दो भागों में बांट दिया गया है, अग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, अग्नैथा और नैथोस्टोमेटा। तो इसे कहते हैं अग्नैथा और उसके बाद ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा मैं बता रहा हूं क्या होता है। इसे कहते हैं अग्नैथा, यही समझ लो अग्नैथा। इसमें जबड़े नहीं पाए जाते। क्या होता है? जबड़े नहीं पाए जाते।
और जब जबड़ा नहीं होगा तो सोचिए जीव कैसा होगा, जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते। इसका एक ही क्लास है और इसके क्लास को कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा का एक प्राणी है और ये एक संघ में खत्म हो जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया। ठीक है, इधर आ जाते हैं। इसको बांट दिया गया दो भागों में, किसमें? सुपर क्लास में। सुपर क्लास इसका दो हो गया और इसको डिवीजन बोलते हैं। यह डिवीजन और उस डिवीजन में अंतर है। इस डिवीजन का हम उपयोग यहाँ पे वैसे चाहे तो करें चाहे ना करें, आपके एनसीईआरटी में किया गया, लेकिन इस डिवीजन का यहाँ पे कोई महत्व नहीं। ठीक है, सुपर क्लास इसके दो हो जाते हैं, एक पिसेज वर्ग हो जाता है, पिसेज वर्ग हो जाता है, और एक हो जाता है आपका टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, ठीक। टेट्रा मीन्स होता है चार, पोडा मतलब होता है पैर। ऐसे प्राणी जिसमें चार पैर पाए जाए उसे टेट्रापोडा कहते हैं, और जो बिना मतलब पैर नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहते हैं? पीसेज कहते हैं। पीसेज को तीन भागों में बांटा गया साइड बुकों में, लेकिन हमारी एनसीईआरटी दो भागों में बांटी। जो साइड बुक है उन्हें बांटा है प्लेकोडर्मी, ठीक, आस्टिक और कांडिक। लिख नहीं रहा हूं, सुनिए, प्लेकोडर्मी, आस्टिक और कांडिक। जबकि जैसे ही हम टेट्रापोडा में जाते हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी वो दो भागों में बांटी, कांडिक यानी बोनी मछलियां जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं इंडोस्केलेटन में, और आस्टिक जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है इंडोस्केलेटन में, उसे हम लोग आस्टिक कहते हैं। कांडिक जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है इंडोस्केलेटन में, और आस्टिक जिसमें क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए। आस्टिक में हड्डियां पाई जाती हैं इंडोस्केलेटन में, ठीक। तो आस्टिक होता है, आस्टिक में कौन से आती हैं? हड्डी वाली आ जाती। कौन सी? हड्डी वाली हो जाती हैं। और दूसरा होता है कांडिक में कौन आ जाती है? कार्टिलेज वाली आ जाती है। कौन सी? कार्टिलेज वाली आ जाती हैं, और एक कार्टिलेज वाली हो जाती है। तो इनका, ठीक। टेट्रापोडा को बांट दिया गया है अलग अलग क्लासों में, और चार क्लास बनाए गए। कौन सा? एक क्लास होता है एम्फीबिया। कौन सा? एम्फीबिया, सभी लोग जानते हैं। उभयचर कहते हैं, ये जल और स्थल दोनों पे रह लेते हैं। स्थल पे जीवन यापन करने के लिए, और जल में किसके लिए जाते हैं? रिप्रोडक्शन करने के लिए जल में जाते हैं। एम्फीबिया, इसमें फ्रॉग आता है, चार पैर पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में कौन आ जाते हैं? रेप्टिलिया में आ जाते हैं रेंगने वाले प्राणी। अब कुछ लोग कहेंगे सांप में तो नहीं पाया जाता, पैर पाए जाते हैं, ठीक है। छिपकली में पैर पाए जाते हैं, चार पैर होते हैं। सांप में भी पैर पाए जाते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे यूज एंड डिसयूज, किसकी थ्योरी? लेमार्क की, यूज एंड डिसयूज, उपयोगिता और अनुपयोगिता की। तो उसमें बताया गया कि हम जिस अंग का उपयोग नहीं करते वह अंग धीरे धीरे क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, जिसे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। मनुष्य के शरीर में बहुत सारे लगभग 100 से ज्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ईयर पिन्ना है और अपेंडिक्स है। उसी प्रकार से सांप का जो पैर है वह अवशेषी अंग में हो गया, क्योंकि पैर का कम उपयोग करते थे और क्रीप करके यानी रेंग करके चलना ज्यादा पसंद करते थे, तो पैर अवशेषी अंग के रूप में रह गया। किसी किसी में पैर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जबकि किसी किसी में पैर दिखाई पड़ता है, जैसे कि छिपकली में दिखाई पड़ता है, क्रोकोडाइल में दिखाई पड़ता है, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है एप्स में। पक्षी में तो दो ही पैर होते हैं, आपने लिखा टेट्रापोडा, चार पैर वाले। तो आप जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कौन से अंग? एक होता है होमोलागस ऑर्गन, एक होता है एनालॉगस ऑर्गन। होमोलागस ऑर्गन उन्हें कहते हैं जिसकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ओरिजिन और स्ट्रक्चर यानी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी है, लेकिन कार्य अलग है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलागस ऑर्गन कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े का पैर और पक्षी का पंख। मनुष्य का हाथ, घोड़े का पैर, पक्षी का पंख और मछली का फ्लीपर, ये सभी एक ही जैसे होते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य जो पक्षी का आगे का पंख है वो अगले पैर का यानी जो हाथ है उसका रूपांतरण है और पंख के रूप में रूपांतरित हो गया। क्लियर हुआ? वहीं पे तो पक्षी में दो पैर तो होते हैं, लेकिन आगे का जो चार पैर का जो ऊपर का पैर था, फोर लिम्स था, वह फोर लिम्ब कन्वर्ट हो गया किसमें? विंग्स में, पंख में। क्लियर है? और उसके बाद मैमेलिया, तो मैमेलिया बताना ही नहीं, मैमेलिया सभी लोग जानते हैं, जिनके शरीर पे बाल पाए जाए, कान पाए जाए और ईयर पिन्ना पाया जाए, और जिनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाए बच्चों को दूध पिलाने के लिए। ऐसे प्राणियों को हम लोग क्या कहते हैं?
मैमेलिया कहते हैं और इस मैमेलिया में बहुत सारे जीव आते हैं और इसी में अंत में मनुष्य भी आता है प्राइमेटा में, तो उसको भी पढ़ना है। यानी कहने का अर्थ है पूरी तरह से एनिमल क्लासिफिकेशन का पोस्टमार्टम आपका हो चुका है। अब एनिमल क्लासिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद जो हमारा लक्ष्य है वह लक्ष्य ये है, कल से हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कल हम लोग पोरीफेरा को डिस्कस करने वाले हैं। पोरीफेरा को कल पूर्णतः कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एक एक संघ को पूर्णतः कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।